हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's आईएएस स्टडी ग्रुप। और आपके लिए खुशखबरी है दैट वी आर सून गोइंग टू लॉन्च आर सीसैट बैच, स्टार्ट आर सीसैट बैच, जिसमें कि हम आपको थॉरली लेकर के 0 से और 100% सारी प्रिपरेशन कराएंगे। लेकिन उससे पहले आज समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सीसैट इन यूपीएससी। जैसा कि इस साल आपको पता ही चल गया होगा कि सीसैट ने बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जिनका जीएस का एग्ज़ाम जो पेपर 1 था वो भी अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा था, लेकिन सीसैट ने उनकी नैया डुबा दी है। तो आपको उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो ओपन हो चुके हैं, आप जल्दी से रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, तो आज समझते हैं व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सीसैट इन यूपीएससी। देखो, जनरली पहले 2-3 साल का ट्रेंड क्या रहा है कि टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते थे। जो क्वेश्चंस का लेवल होता था वो उतना टिपिकल नहीं होता था, लेकिन इस बार जो पेपर आया उसमें क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा रहा, टिपिकल क्वेश्चंस भी पूछे गए। और अगर कोई स्टूडेंट सिंगल कंपोनेंट पे, जैसे कि सपोज इंग्लिश पे डिपेंड करके गया था, तो उसका पेपर क्लियर नहीं हो पाया। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन क्या था। अब क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सी सैट के आपके एग्जाम में, ठीक है, 55 क्वेश्चंस जो थे वो क्वांट्स और रीजनिंग से पूछे गए। ठीक है, तो ये आपके पास था पोर्शन क्वांट और रीजनिंग से। और 25 जो क्वेश्चंस थे वो आपके पास इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन से पूछे गए। ठीक है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन से पूछे गए। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो इफ यू आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड टू दिस सेक्शन इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, तो कंप्लीट करने के बाद भी 100% सॉल्व करने के बाद भी यू आर नॉट एबल टू क्रैक योर सीसेट एग्जामिनेशन विदाउट द हेल्प ऑफ क्वांट्स एंड रीजनिंग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत आपके सामने बाद में भी रहेगी। तो अब लेट सपोज हम कहते हैं कि हमने इंग्लिश वाला पोर्शन ही छोड़ दिया। बहुत सारे लोगों की जो है वो कहते हैं कि हम इंग्लिश प्रिपेयर ही नहीं करेंगे, फिर हम सीधा क्या करते हैं, क्वांट्स और रीजनिंग प्रिपेयर कर लेते हैं। लेट्स लुक फॉरवर्ड टू दिस सेक्शन कि आप अगर इसको प्रिपेयर करते हैं तो कैसे आप थोड़ा सा सेफर साइड हो सकते हैं, हो भी सकते हैं या नहीं, वो देखने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज 55 क्वेश्चंस थे एंड यू I don't think we are intelligent enough to solve all the 55 questions. Let's assume कि हमने जो है 40 questions जो हैं वो attempt किए हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग भी होता है सेक्शन, और 2 घंटे में मिलाकर के अगर आपने 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और उनमें से 10 क्वेश्चन जो है वो आपके गलत हो गए। ठीक है, ऑब्वियस है, जेन्युइन मैंने रेशियो निकाला है कि 10 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए। ठीक है, 30 क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट हैं अभी भी। ठीक है, 30 क्वेश्चंस करेक्ट हैं। अब अगर इसे 2.5 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तभी भी कहीं ना कहीं हमारे पास जो है नंबर वो एक तरीके से लगभग 75 के आसपास जाता है। और हम इतना सेफ नहीं फील करते कि 75 में से अगर 4-5 क्वेश्चन और गए, क्योंकि अभी तो मैंने नेगेटिव मार्किंग नहीं लगाई, तो अगर आप देखो तो 67-68 के आसपास जो है वो आपके मार्क्स रह जाएंगे। ठीक है, और फिर से आप वो जो है वो डाउट के एक कॉरिडोर में लाई करोगे। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि इनको क्यूमुलेटिवली प्रिपेयर कर लिया जाए। ठीक है, क्या कर लिया जाए, क्यूमुलेटिवली प्रिपेयर कर लिया जाए, प्लस साथ में इनकी प्रैक्टिस रेगुलरली की जाए। रेगुलर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट यहां पर बनी रहेगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि आप सोचते हैं कि 3 महीने में हम इसे प्रिपेयर कर देंगे और ये खत्म हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप इसे प्रिपेयर करें, अच्छे से तरीके से प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस का टाइम दे, टेस्ट लें इसके। ठीक है, टेस्ट अपने अपने आप को टेस्ट करें कि कितनी एबिलिटी है, कितने तरीके से, कितने अच्छे तरीके से आप इसे क्रैक कर सकते हैं। अब इसके लिए ही हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से इसको अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेट्स इंग्लिश के सेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, इंग्लिश के सेक्शन में यहां पर 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे और जो नंबर ऑफ पैराग्राफ्स थे वो लगभग 21 थे। ठीक है, वो कितने थे, लगभग 21 थे। मतलब यहां से भी आपको स्कोर करना पड़ेगा। यू हैव टू आंसर 10 to 12 क्वेश्चंस, ठीक है, ऑन एन एवरेज फ्रॉम दिस सेक्शन एज वेल,
whereas if we look forward to the section of quants, so वहां पर सारे क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इजी भी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से मॉडरेट लेवल के भी होते हैं, क्योंकि क्वांट्स में अगर हम कहें तो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तीनों लेवल्स के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आइडेंटिफाई व्हाइल प्रैक्टिसिंग कि L1 और L2 लेवल के क्वेश्चंस आप एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाएं। L1 और L2 लेवल के क्वेश्चंस को एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है। तो इनमें अगर एक्यूरेसी बन गई तो लगभग यहां से जो थे आपके पास क्वेश्चन L1 और L2 लेवल के, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं 27 टू 28 क्वेश्चंस थे, ठीक है, 27 टू 28 क्वेश्चंस थे जो L1 और L2 लेवल के थे, क्वांट्स प्लस रीजनिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये टाइम कंज्यूमिंग तो थे ही, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग थे, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो इनको सॉल्व करने में आपको हमेशा ज्यादा टाइम लगेगा ही लगेगा। प्लस अगर इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि भाई हमने 12 क्वेश्चन यहां से सॉल्व कर लिए, 10 से 12 क्वेश्चन और 27 टू 28 क्वेश्चन हम एक्यूरेसी के साथ यहां से सॉल्व कर पा रहे हैं, तो 40 क्वेश्चंस आप तब जाकर के करेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। अब बचे कितने क्वेश्चंस हैं, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि 12 से 13 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यहां पर अभी स्टिल बचे हुए हैं, और यहां पर भी अगर आप देखें तो वही 20 टू 25 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बचे हुए हैं। लेकिन इनमें मोस्टली जो क्वेश्चंस बच जाते हैं वो लेवल 3 और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बहुत टफ होते हैं। टफ मतलब प्रैक्टिस नहीं की तो इनका आंसर गलत ही निकलेगा। अगर आपने पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो इनका जो आंसर निकलता है वो हमेशा क्या निकलता है, गलत ही निकलता है। जैसे अगर मैं कहूं तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, ठीक है, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो लेवल 3 में आपसे यहां पर पूछे जाते हैं, और वो उसके क्वेश्चंस में का आंसर हमेशा आप अगर बिना प्रैक्टिस के करते हो तो वो गलत निकलेगा, क्योंकि उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ऐड ऑन होकर के आते हैं। दूसरी चीज, वहीं पर ये 12 से 13 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के बचे हुए हैं, लेकिन अगर आप इन्हें सॉल्व करने जाते हैं तो आपको पैसेजेस पढ़ने पड़ेंगे और वो क्या होंगे, टाइम कंज्यूमिंग रहेंगे, ठीक है। तो उन टाइम कंज्यूमिंग उस टाइम कंज्यूम ना करने के लिए हम इन पैसेजेस को थोड़ा सा ड्रॉप आउट करने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए कि 12 से 13 क्वेश्चन अगर आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी हो, ठीक है। और अगर आप 12 से 13 ये क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करना चाहते, यहां से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लेकिन वो एक्यूरेटली कर लो, ठीक है, एक्यूरेटली वो क्वेश्चंस कर लो, नंबर ऐड हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 5 क्वेश्चन यहां से करने की कोशिश करो, तब जाकर के ये 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, देन यू फील कि हाँ अब हम सिक्योर हैं। तो ये सिक्योरिटी जरूरी है, ठीक है। अगर आप ये सिक्योरिटी अपने आसपास नहीं लेकर के चलते हो तो जो सी सैट है वो आपकी नैया डुबाता है, ध्यान रखना, ठीक है। एंड दोज आर फनी पीपल जो मतलब इस तरीके से सी सैट को निगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आई एम श्योर कि आप अच्छे तरीके से फोकस करेंगे, ठीक है, कि सी सैट आपका एक मेजर पोर्शन है, मेजर पेपर है, जिसकी वजह से आपको पता है कि आपका जो जीएस पेपर 1 है वो भी क्लियर होगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी। अब इनके लिए टॉपिक्स कैसे प्रिपेयर करने हैं और हम आपको कैसे प्रिपेयर कराने वाले हैं वो हम देखते हैं, ठीक है जी। देखो, होता क्या है कि हम आपको किस तरीके से प्रिपेयर कराएंगे, सबसे पहले तो वही एक इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए देखो, कॉम्प्रिहेंशन में इस बार जो है नया लेवल देखने को मिला है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में नया लेवल देखने को क्या मिला है, कैसे मिला है, वो देखते हैं। इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें एनालिटिकल एबिलिटी और एनालिसिस बेस्ड पैसेजेस तो थे ही थे, लेकिन अप्लाइड आंसर्स भी पूछे गए थे। मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन देख रहे हैं या कोई क्वेश्चन आपने देखा हो तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वाज देयर कि विच ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी अप्लाइड, ठीक है, और विच ऑफ द स्टेटमेंट कैन बी अप्लाइड। तो आपको ये अप्लाइड या एप्लीकेशन आनी चाहिए। अब ये कब आती है, जब आप पहले तो एक तो समझते हो, अंडरस्टैंड द इशू, इफ यू अंडरस्टैंड द इशू, ठीक है, एनालाइज, ठीक है जी, एंड देन अप्लाई। अब ये 3 चीजें हैं। अब
अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर जो समझने में सबसे बड़ा जो हमारे पास ऑब्स्टैकल होता है वो ये होता है कि जितने भी पैसेजेस पूछे जाते हैं ना, वो हमारे सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं? सब्जेक्ट से, वेदर इट इज इकोनॉमी, सोशल इश्यूज है, ठीक है, या फिर फार्मिंग टॉपिक पर दे दिया, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड दे दिया है, ठीक है। तो उन्हीं से रिलेटेड जो हैं वो पैसेजेस पूछे जा रहे हैं, और उनमें ना चाहते हुए भी हम अपनी नॉलेज को जो है इंक्लूड कर लेते हैं, और वहीं से जो है सारी गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉम्प्रिहेंशन में समझने का जो हमारे पास फंडा आता है, दैट इज टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड देयर, कि भाई इन सब्जेक्ट्स की कोई भी नॉलेज वहां पर रिक्वायर्ड है ही नहीं। आपको जो पैसेज की इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आंसर चूज करना है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आप उस सिचुएशन को एनालाइज नहीं करते एंड यू मिस आउट अ सिंगल पॉइंट, you can be incorrect, your answer can be incorrect according to the passage, ठीक है। that is the pro mark statement of the passage, that according to the passage। अब अप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस जो है वहां पर सॉल्यूशन जो है वो अप्लाई करवा के आएंगे, ठीक है। और वो अप्लाई करवाने का मतलब क्या है? अप्लाई का मतलब होता है कि आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव से अपने आप को वहां पर रखकर सोचें और उस सॉल्यूशन को, उस स्टेटमेंट को अप्लाई करके उसकी फिजिबिलिटी जांच लें, क्या वो ठीक है या फिर नहीं। क्लियर? और ये भी सारी चीजें कैसे चलेंगी? अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ये ध्यान रखिएगा। तो कॉम्प्रिहेंशन आई गेस आपको समझ में आ गया कि बेसिक लेवल से किस तरीके से चलता है। अब ध्यान रखिएगा कि इसमें भी L1, L2 और L3 के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। L1 जो अब से पहले आ रहा था, जैसे क्रक्स के क्वेश्चन हैं, या फिर अगर मैं कहूं जिस्ट का क्वेश्चन पूछ लिया है या पर्पस पूछ लिया है। L2 जो है, अगर मैं बात करूं तो L2 पूछा जाता है। L2 लेवल के क्वेश्चंस में जनरली ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रैशनल इन्फेरेंस ऑफ द पैसेज, ठीक है। तो वहां पर पूछ लिया जाता है। अब अप्लाइड वाले में अजम्पशन पूछे जाते हैं, ठीक है, या फिर स्टेटमेंट्स कौन सी अप्लाई हो सकती है, ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वैलिड अजम्पशन पूछ लिया जाता है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन लेवल 3, ठीक है। और ये मल्टीपल लेवल के क्वेश्चन जो हैं, जो लेवल L3 के क्वेश्चन हैं, जो इस साल 2020 का जो आपके पास CSAT का एग्जाम हुआ उसमें ज्यादा देखने को मिले। तो आई गेस कि आपको कॉम्प्रिहेंशन का आइडिया हो गया होगा कि कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते टाइम हम कितने फेजेस से गुजरते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चंस और कितनी चीज़ों पर हमें ध्यान रखना पड़ता है। और ऑब्स्टेकल, ये बेसिक सा मैंने ओवरव्यू दिया कि क्या ऑब्स्टेकल होता है, और ये हम जब आपको कराते हैं तो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 की शीट्स के अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपेयर कराया जाता है, सो दैट कि आपके CSAT में कोई दिक्कत ना आए। कि भाई आप अगर अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड बेसिक कॉम्प्रिहेंशन बिल्ड कर रहे हो, तो उसके लिए आपके पास ये शीट है, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट शीट आपको मिल रही है, ठीक है, फॉर L2 एंड L3 रिस्पेक्टिवली। क्लियर? तो ये था हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। भाई देखो, मैथ्स और रीजनिंग में जनरली ये चीज हमारे पास आती है कि कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस मिल गए, फिर जनरेट होते हैं डाउट्स। Class will cover concept and practice questions. You have to ask and solve your doubts with the help of the teacher. Unless until you solve your doubts, you cannot be able to grasp those concepts to solve as many questions as you can. So first of all, you need to build a strategy to solve and practice these questions which are directly asked in maths and reasoning section of CSAT. So make sure that you practice enough questions to clear your concepts, and after that you will clear your doubts with the help of the teacher. तो हमारे पास यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से आते हैं भाई, कि भाई आप प्रैक्टिस कर पाएं, ठीक है, और डाउट्स पूछ पाएं। ये दोनों चीजें अगर आपने अच्छे से कर ली तो कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि आपने एक बार पढ़ना है, उसको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, और अगर उससे रिलेटेड डाउट्स आते हैं तो वो पूछने,
और इसी में हम जो है एक्सपर्ट का काम करते हैं कि आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, हमारी गारंटी है कि आप नहीं भूलेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए तो आपके पास डाउट्स आ जाएंगे, और अगर आपके पास डाउट्स आ गए और हमने सॉल्व कर दिए, ठीक है, जो कि हम करेंगे ही, तो आप क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते। एक्यूरेसी जो होगी वो आपकी 75% रहेगी ऑफ द क्वेश्चंस यू अटेम्प्ट इन योर सीसैट एग्जामिनेशन। क्लियर? तो आप जो है इस फंडे को अपने दिमाग में बिठा लें और सीसैट को लाइटली मत लें, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस और डाउट सेशन के बिना जो है आप सीसैट को क्लियर कर पाएंगे। तो ये तीन चीजें हमारे लिए रिक्वायर्ड होती हैं भाई, मैथ्स और रीजनिंग में। अब उसके बाद अब होता क्या है ना, इस टाइम पे देखो, जब आपका एग्जाम पास आ जाता है तो आप क्या करते हैं कि जीएस के टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन सीसैट के कोई भी टेस्ट नहीं देता, और इसके टेस्ट ना देने का खामियाजा उन्हें एग्जाम में भुगतना पड़ता है, ठीक है। अब सबसे यहां पर जो मिथ जो प्रूव हुआ है वो क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपने रेगुलरली 2 से 3 साल के पेपर चेक किए हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली हर बार पेपर जो है वो टिपिकल होता जा रहा है। 2-3 साल के ट्रेंड यही शो करते हैं कि हर बार जो है वो आपका पेपर टिपिकल होता है, टफ होता है, और प्रीवियस ईयर से वो मिलता जुलता तो है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं हम उस लेवल की प्रिपरेशन कर लेते हैं और फिर वहां पर जो है टफ पेपर आ जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही करके चले जाते हैं, फिर उनके पास तो एक डाइवर्स नॉलेज नहीं हुई, उनके पास तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं हुई, उनके पास तो क्वेश्चंस की नॉलेज है ना। तो क्वेश्चंस की नॉलेज से सीसैट क्लियर नहीं होता। आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कैसे मिलेगी, जब आप क्लास लगाओगे, तब जाकर के आप उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, सो दैट आपको पता चल जाए कि आप कितने पानी में थे। फिर आप थोड़ा टिपिकल पेपर सॉल्व करो, विच विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन टेस्ट सीरीज, ठीक है जी, जो आपको टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जब आप टेस्ट सीरीज करते हो तो उसमें इससे टिपिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं फुल्ली प्रिपेयर होने में फॉर द सीसैट एग्जामिनेशन, वेदर इट इज द क्वांट सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन। क्लियर? तो देखो, देर नहीं करनी है, ठीक है, जल्दी बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो आप क्या करें, जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है। और आई गेस के ये वाले तरीके आपको पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे कि किस तरीके से जो है सीसैट को प्रिपेयर किया जाना चाहिए। और अगर आपको फिर भी कोई मतलब डाउट होता है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।